साल 1857 में नॉर्थ पोल की जमा देने वाली ठंड के बीच एक जहाज बर्फ में फंसा हुआ होता है। कैप्टन एंडरसन अपने दल को आदेश देता है कि वो जहाज के चारों ओर जमी बर्फ को तोड़ना शुरू करें ताकि किसी तरह जहाज को हिलाया जा सके। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जहाज का डॉक्टर घबराया हुआ कैप्टन को बुलाता है और बताता है कि उसने दूर कहीं आग जलती हुई देखी है। कैप्टन एंडरसन कुछ आदमियों को साथ लेकर उस दिशा में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बर्फ पर खून के निशान दिखाई देते हैं। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बुरी तरह घायल आदमी मिलता है जिसका नाम विक्टर होता है। जैसे ही वो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, अचानक पास से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं और तुरंत विक्टर को उठाकर जहाज की ओर भागते हैं। विक्टर को सुरक्षित जहाज पर लाने के बाद पूरा दल अपने अपने हथियार संभाल लेता है। तभी कुछ ही पलों में एक भयंकर राक्षस उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उस राक्षस पर कोई असर नहीं होता। वो जहाज तक पहुंच जाता है और अपनी जबरदस्त ताकत से सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। राक्षस जहाज पर चढ़कर गरजती हुई आवाज में कहता है कि विक्टर को उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन दल के लोग मना कर देते हैं। इसके बाद वो और ज्यादा गुस्से में आकर सभी पर हमला कर देता है और एक एक करके लोगों को गिरा देता है। हालात बिगड़ते देख कैप्टन एंडरसन अपनी शॉटगन निकालता है और पूरी ताकत से फायर करता है। इस बार गोली राक्षस को जोर से लगती है और वो जहाज से नीचे गिर जाता है। हालांकि वो अब भी जिंदा रहता है। तुरंत आदमी सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं ताकि राक्षस दोबारा जहाज पर न चढ़ सके। गुस्से से बौखलाया हुआ राक्षस जहाज को जोर जोर से धक्का देने लगता है, जिससे जहाज एक तरफ झुकने लगता है। आखिरकार कैप्टन एंडरसन एक आखिरी दांव खेलता है। वो इस बार राक्षस पर नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे जमी बर्फ पर गोली चलाता है। बर्फ टूट जाती है और राक्षस ठंडे गहरे पानी में डूब जाता है। कुछ समय बाद जहाज पर डॉक्टर विक्टर का इलाज करता है। होश में आते ही विक्टर डरावनी आवाज में कहता है कि वो राक्षस वापस आएगा क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता। जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो सबको मार डालेगा क्योंकि उस राक्षस को उसी ने बनाया है। विक्टर कैप्टन एंडरसन से कहता है कि अगर वो फिर लौटे तो राक्षस को उसी के हवाले कर देना चाहिए। इसके बाद वो अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। विक्टर बताता है कि वो मशहूर सर्जन लियोपोल्ड का बेटा है। लियोपोल्ड ने उसकी माँ से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। वो ज्यादातर घर से बाहर रहता, लेकिन जब भी आता तो बेहद सख्त और निर्दयी बन जाता। वो अपनी पत्नी को जबरदस्ती खाना खिलाता और ये तय करता कि वो कब और कितना खाएगी। विक्टर के माता पिता के बीच अक्सर पैसों और उसकी परवरिश को लेकर झगड़े होते रहते थे। हर झगड़े के बाद छोटा विक्टर अपनी रोती हुई माँ को चुप कराता और धीरे धीरे समझने लगता कि उसके पिता उनसे नफरत करते हैं। लियोपोल्ड विक्टर को दवाइयों और शरीर की बनावट के बारे में सिखाता था, लेकिन जरा सी गलती पर छड़ी से उसके चेहरे पर मार देता। एक दिन विक्टर की माँ को प्रसव पीड़ा होती है। लियोपोल्ड मदद करने की कोशिश करता है। बच्चा पैदा तो हो जाता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी माँ मर जाती है। माँ की मौत के बाद विक्टर पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। समय के साथ लियोपोल्ड सारा ध्यान अपने छोटे बेटे विलियम पर देने लगता है और विक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। एक दिन विक्टर अपने पिता से कह देता है कि उन्होंने उसकी माँ को जानबूझकर मरने दिया क्योंकि वो वही बेटा चाहते थे जो अब उनके पास है। इस पर लियोपोल्ड ठंडे लहजे में जवाब देता है कि कोई भी मौत को नहीं हरा सकता। उसी पल विक्टर अपने मन में कसम खा लेता है कि एक दिन वो जिंदगी और मौत दोनों पर काबू पाएगा। उसी रात विक्टर एक डरावना सपना देखता है जिसमें एक काला फरिश्ता आग की लपटों से घिरा होता है। यही सपना उसके अंदर एक खतरनाक जुनून भर देता है, अपने पिता से भी बड़ा सर्जन बनने का। इसी बीच वर्तमान में वो राक्षस बर्फ तोड़कर फिर से सतह पर आ जाता है और जहाज की तलाश करने लगता है। उधर जहाज पर विक्टर अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। लियोपोल्ड की मौत के बाद विलियम को वियना भेज दिया जाता है, जबकि विक्टर पढ़ाई के लिए लंदन और एडिनबर्ग चला जाता है। वहां वो सालों तक सिर्फ एक ही काम करता है, ज्ञान इकट्ठा करना, ताकि वो मौत को हरा सके। साल 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में विक्टर सबके सामने अपनी थ्योरी रखता है कि इंसान मौत को रोक सकता है। वो एक लाश लेकर आता है जिसमें अलग अलग लोगों के शरीर के हिस्से जोड़े गए होते हैं। जैसे ही वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट देता है, पूरा हॉल सन्न रह जाता है क्योंकि वो शरीर हिलने लगता है। लेकिन प्रोफेसर गुस्से में कह उठते हैं कि ये ईश्वर के खिलाफ है और जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में है। विक्टर और प्रोफेसरों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। भीड़ शोर मचाने लगती है, जबकि कोने में खड़ा एक शख्स
हेनरिक चुपचाप ये सब देख रहा होता है। बाद में हेनरिक विक्टर के पास आता है और बताता है कि उसे विलियम ने भेजा है। वो कहता है कि वो जल्द ही अपनी मंगेतर के साथ विक्टर से मिलने वाला है। हेनरिक विक्टर की प्रस्तुति की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर दी थीं। फिर वो विक्टर को अपने साथ 3 दिन रुकने का न्योता देता है, क्योंकि वो उसे कुछ असाधारण दिखाना चाहता है। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के घर पहुंचता है, जहां हेनरिक उसे इंसानी नसों का पूरा संरक्षित ढांचा दिखाता है, जिसे किसी कला की तरह सहेज कर रखा गया होता है। दोनों देर तक विज्ञान, शरीर और जीवन पर चर्चा करते हैं। हेनरिक विक्टर को सहयोग देने का वादा करता है, लेकिन यह भी कहता है कि कभी न कभी उसे भी एक एहसान चाहिए होगा। विक्टर बिना ज्यादा सोचे इसके लिए हामी भर देता है। इसके बाद विक्टर अपने भाई विलियम और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलता है। डिनर के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है, जब विलियम ताना मारते हुए कहता है कि विक्टर हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बात और बिगड़ जाती है जब एलिजाबेथ भी विक्टर को मूर्ख कह देती है। ये शब्द विक्टर के दिल में गहरी चोट छोड़ जाते हैं। वर्तमान समय में जहाज पर बैठे विक्टर को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो खून उगल देता है। डॉक्टर तुरंत उसे दवा देता है। तभी बाहर से क्रू के लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है और एक आदमी भागता हुआ कैप्टन एंडरसन को बुलाने आता है। किसी ने दावा किया होता है कि उसने उस भयानक क्रीचर को जहाज के पास आते देखा है। एंडरसन बाहर जाकर खुद चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी क्रू के लोग डर से कांप उठते हैं और जोर देने लगते हैं कि विक्टर को जहाज से बाहर निकाल दिया जाए। एंडरसन सख्ती से सबको चुप कराता है और साफ कह देता है कि विक्टर उसकी सुरक्षा में है और कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसी समय थोड़ी दूरी पर वही क्रीचर चुपचाप जहाज को देख रहा होता है। जब एंडरसन वापस अंदर आता है तो विक्टर अपनी कहानी फिर से शुरू करता है। वो बताता है कि कुछ हफ्ते पहले उस असहज डिनर के बाद हेनरिक दोनों भाइयों को एक पुराने और सुनसान पड़े किले में ले गया था। वहीं विक्टर आखिरकार हेनरिक के साथ किए गए सौदे को स्वीकार कर लेता है और समझाने लगता है कि कैसे उस वीरान किले को एक शानदार और आधुनिक प्रयोगशाला में बदला जा सकता है। इसके बाद विक्टर पास के गांव जाने लगता है, जहां वो फांसी पर चढ़ाए गए अपराधियों के शव खरीदता है ताकि उनके अंगों से अपना भयानक प्रयोग पूरा कर सके। एक दिन उसे बड़ा आश्चर्य होता है जब वो उसी शहर में एलिजाबेथ को देखता है। विक्टर उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक चर्च में जाकर अपने गुनाहों का इकरार कर रही है। विक्टर उससे पहले कन्फेशन रूम में पहुंच जाता है और पादरी होने का नाटक करता है। एलिजाबेथ अपने दिल की बात खोलने लगती है और कहती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यानी विक्टर एक निर्दयी और बुरा इंसान है। तभी विक्टर धीरे से खिड़की खोलता है और उसे एहसास होता है कि एलिजाबेथ को शुरू से पता था कि दूसरी तरफ वही बैठा है। कुछ समय बाद एक डिनर पार्टी के दौरान विक्टर की नजर एलिजाबेथ की किताबों पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ को कीड़ों, पौधों और छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों में गहरी दिलचस्पी है। वो विज्ञान, जीवन और उसके छोटे छोटे चमत्कारों पर बातें करती है। उसकी बातें सुनकर विक्टर पूरी तरह मोहित हो जाता है। वो उसे नाचने के लिए कहता है और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। आने वाले हफ्तों में विक्टर लगातार लाशें इकट्ठी करता रहता है और स्मिथ्स नाम के एक आदमी से मशीनों के जरूरी पुर्जे खरीदता है। इसी दौरान वो एलिजाबेथ के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसके प्रयोग में कोई ठोस प्रगति नहीं होती। एक दिन हेनरिक उसे अलग ले जाकर सख्त लहजे में कहता है कि वो एक औरत में उलझ गया है। हेनरिक उसे चेतावनी देता है कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है और विक्टर के पास कुछ बड़ा करने के लिए बस एक ही हफ्ता बचा है। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ खुद विक्टर की प्रयोगशाला में आती है। विक्टर उससे कहता है कि उसे दोनों के बीच एक गहरा और अनकहा रिश्ता महसूस होता है और वो उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ पीछे हट जाती है और शांत आवाज में कहती है कि उसने पहले ही विलियम को चुन लिया है। एलिजाबेथ के चले जाने के बाद विक्टर अकेला रह जाता है। वो टब में बैठकर अपने टूटे दिल के दर्द को महसूस करता है, लेकिन उसी दर्द के बीच उसे अचानक एक चौंकाने वाली प्रेरणा मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके प्रयोग में अब तक क्या कमी थी। विक्टर तुरंत बैटरी की कनेक्शन प्रणाली बदलता है। कुछ ही पलों में सामने रखी हुई लाश का शरीर हल्का हल्का हिलने लगता है। ये देखकर विक्टर की आंखों में पागलपन भरी चमक आ जाती है।
उसका सालों पुराना सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता नजर आने लगता है। इसके बाद हेनरिक और विक्टर युद्ध के मैदान में जाते हैं, जहां सैकड़ों मरे हुए सैनिकों के शव बिखरे पड़े होते हैं। वहां से वो सबसे मजबूत और सही शरीर के हिस्से चुनते हैं ताकि विक्टर अपने सपनों का इंसान शुरुआत से बना सके। हेनरिक कभी कभी किले पर आता रहता है और विक्टर के प्रयोगों की तस्वीरें लेता है, मानो वो किसी ऐतिहासिक खोज को दर्ज कर रहा हो। एक शाम विक्टर को एहसास होता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। वो समझ जाता है कि यही सही समय है और तुरंत उस क्रीचर को जिंदा करने की तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान वो हेनरिक को ढूंढने निकलता है, लेकिन जो दृश्य वो देखता है उसे अंदर तक हिला देता है। हेनरिक एक शीशे के पीछे छिपा होता है और उसका सिर लगभग पूरी तरह गंजा दिखता है। तभी विक्टर को सच्चाई पता चलती है कि हेनरिक अब तक विग पहनकर अपना सिर छुपा रहा था, क्योंकि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब हेनरिक विक्टर को अपना असली मकसद बताता है। वो चाहता है कि विक्टर उसका दिमाग उस क्रीचर में ट्रांसप्लांट कर दे ताकि उसकी मौत के बाद भी वो जिंदा रह सके। ये सुनते ही विक्टर घबरा जाता है और साफ इनकार कर देता है। गुस्से और बेचैनी में वो ऊपर टावर पर चला जाता है, जहां वो एक विशाल यंत्र लगाता है जो क्रीचर के शरीर को बिजली से जोड़ने वाला होता है। जब विक्टर नीचे लौटता है, हेनरिक अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब विक्टर को दे देगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। लेकिन विक्टर सख्ती से मना कर देता है और कहता है कि हेनरिक का पूरा शरीर, उसका खून और उसका दिमाग कैंसर से जहर बन चुका है। उसे जिंदा रखना मतलब उस जहर को दुनिया में फैलाना होगा। ये सुनते ही हेनरिक बेकाबू हो जाता है। वो मशीन का एक भारी हिस्सा उठाकर धमकी देता है कि अगर विक्टर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे टावर की गहराई में फेंक देगा। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संघर्ष के दौरान वो हिस्सा और हेनरिक दोनों नीचे गिर जाते हैं। हेनरिक की वहीं मौत हो जाती है। विक्टर बदहवास हालत में नीचे भागकर पहुंचता है और हेनरिक की लाश को देखता है। फिर वो मशीन का वहीं टूटा हुआ हिस्सा उठाकर सिस्टम से जोड़ देता है, लेकिन बिजली का कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा होता। विक्टर घबराहट में तारों और लीवरों को तेजी से समायोजित करने लगता है। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और पूरा यंत्र चमक उठता है। बिजली की तेज धार क्रीचर के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। विक्टर सांस रोककर उसकी नब्ज चेक करता है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। निराशा और गुस्से में वो जोर से चिल्ला उठता है। पूरी तरह टूट चुका विक्टर अपने कमरे में चला जाता है और उसी रात उसे फिर वही काली परी यानी डार्क एंजल का डरावना सपना आता है। अगली सुबह विक्टर को किसी की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। वो आंखें खोलता है और सामने क्रीचर को खड़ा देखकर सन्न रह जाता है। विक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और क्रीचर उसकी हर हरकत की नकल करने लगता है। जब विक्टर पर्दे हटाकर धूप अंदर आने देता है तो क्रीचर डरकर पीछे हट जाता है। विक्टर प्यार से उसे समझाता है कि धूप बुरी नहीं होती। फिर वो उसे अपना नाम दोहराना सिखाता है और उसे गले लगाकर उसके सीने से लगकर उसका धड़कता हुआ दिल सुनता है। कुछ समय बाद विक्टर उसे किले के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में ले जाता है और जंजीरों से बांध देता है ताकि कोई उसे देख न सके। दिन बीतते जाते हैं। क्रीचर धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, लेकिन बोलना नहीं सीख पाता। विक्टर अब लगभग सोता नहीं है। वो उसे एक बच्चे की तरह संभालता है, लेकिन जब भी क्रिएचर उसे छूने की कोशिश करता है, विक्टर घबराकर पीछे हट जाता है। एक दिन क्रीचर गलती से रेजर उठा लेता है और खुद को काट लेता है। विक्टर तुरंत सिलाई का सामान लेकर दौड़ता है, लेकिन देखकर हैरान रह जाता है। उसका जख्म अपने आप भर चुका होता है। कई बार जब विक्टर गुस्से में उस पर चिल्लाता है तो क्रीचर डरकर पीछे हट जाता है। हफ्तों गुजर जाते हैं, लेकिन हेनरिक का कोई खत नहीं आता। आखिरकार विलियम और एलिजाबेथ खुद किले पर पहुंच जाते हैं। विक्टर उनसे झूठ बोलता है कि हेनरिक कहीं बाहर गया है और कुछ दिनों में लौट आएगा। वो जबरदस्ती विलियम को अपने लैब में ले जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुरंग की ओर जाती है और वहां क्रीचर को देखकर हैरान रह जाती है। वो उसके पास जाती है, उसका हाथ छूती है और नरमी से पूछती है कि किसने उसे चोट पहुंचाई है। एलिजाबेथ दौड़कर लैब में लौटती है और विक्टर से सवाल करती है कि क्या ये सब उसी ने किया है। विक्टर दोनों को सुरंग में ले जाता है और सच बता देता है कि उसी ने क्रीचर को बनाया है। क्रीचर झुककर एलिजाबेथ का गिरा हुआ दस्ताना उठाकर उसे लौटा देता है। विलियम पूछता है कि क्या ये समझदार है, लेकिन विक्टर चुप रहता है। विलियम कहता है कि शायद विक्टर ने कभी ये नहीं सोचा कि आत्मा शरीर के किस हिस्से में होती है। रात में क्रीचर पानी में पत्ते डालकर खेल रहा होता है। एलिजाबेथ उसके पास जाती है, मुस्कुराती है और उसे एक पत्ता देती है। वो उसे अपना नाम
नाम बोलना सिखाने की कोशिश करती है। क्रीचर चुप रहता है, लेकिन जब एलिजाबेथ वहां से चली जाती है तो क्रिएचर धीरे से उसका नाम बोलता है। विक्टर ये देख लेता है और गुस्से में उसे डांट देता है। एलिजाबेथ नाराज होकर कहती है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है। विक्टर झुंझलाकर कहता है कि क्रीचर का दिमाग काम नहीं कर रहा, शायद दिमाग का कनेक्शन फेल हो गया है। एलिजाबेथ उसकी आंखों में देखकर कहती है कि उसने क्रीचर की आंखों में समझ देखी है और असली राक्षस विक्टर है जो खुद को भगवान समझ बैठा है। गुस्से में विक्टर सुरंग में जाता है और क्रीचर को एक खास मुद्रा में खड़ा होने का आदेश देता है। जब क्रीचर नहीं मानता तो विक्टर उसे आग वाली लोहे की छड़ी से मारता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता उसके साथ किया करते थे। बार बार मार खाने और डांटने के बाद क्रीचर जोर से दहाड़ता है और उसी लोहे की छड़ी को अपने हाथों में मोड़ देता है। वो लगातार विक्टर दोहराता रहता है जब तक कि विक्टर वहां से चला नहीं जाता। अगली सुबह विक्टर अपने भाई से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो प्राणी बेहद खतरनाक है। वो हेनरिक का शव दिखाकर झूठ बोलता है कि उसी क्रीचर ने हेनरिक को मारा। विक्टर विलियम को समझाता है कि वो एलिजाबेथ को लेकर किले से निकल जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। जाने से पहले विलियम पूछता है कि क्या वो प्राणी ज्यादा दिन जिएगा। विक्टर ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी होगी। इसके बाद विक्टर अपनी लैब और सुरंगों में हर जगह पेट्रोल डाल देता है। उसी वक्त एलिजाबेथ को अचानक बेचैनी होती है और वो जिद करती है कि गाड़ी रोकी जाए क्योंकि उन्हें वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ विक्टर आखिरी बार उस क्रीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कुछ बोले। प्राणी धीरे धीरे उसका नाम लेता है, विक्टर, एलिजाबेथ। एक पल के लिए विक्टर पूरी तरह सन्न रह जाता है, लेकिन फिर कठोर फैसला करता है कि ये काफी नहीं है। वो पूरे तहखाने में आग लगा देता है और क्रीचर को जंजीरों में बांधकर उसी सुरंग में छोड़ देता है। जब विक्टर बाहर निकलने लगता है तो प्राणी दर्द और डर से चिल्लाने लगता है, विक्टर, विक्टर। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी होती है कि विक्टर का दिल डगमगा जाता है। वो लौटकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक अंदर से आग का जोरदार गोला फटता है और विक्टर पीछे की ओर उछलकर गिर जाता है। उसकी टांग बुरी तरह जल जाती है। कुछ ही सेकंड बाद टॉवर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और पूरा किला राख में बदल जाता है। जब एलिजाबेथ वहां पहुंचती है तो उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वर्तमान में एंडरसन बाहर से किसी की चीख सुनता है। वो दरवाजा खोलता है और सामने वही क्रीचर आ जाता है। वो उस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, मार डालने के इरादे से। विक्टर चीखकर कहता है कि अगर किसी को मारना है तो उसे मारे। एंडरसन हांफते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म कर दे। तभी क्रीचर रुक जाता है और कहता है कि उसे पहले उसकी कहानी सुननी चाहिए। आग के दौरान मशीन के भारी हिस्से नीचे गिरते हैं जिससे क्रीचर घबरा जाता है। घबराहट में वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और नाली में फिसलकर नीचे समुद्र में गिर जाता है। ठीक उसी पल जब बड़ा धमाका होता है, कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो खुद को किनारे पर पड़ा पाता है। धीरे धीरे उठकर वो जंगल की तरफ बढ़ता है जहां उसे वो हड्डियां मिलती हैं जिनसे विक्टर ने उसका शरीर बनाया था। वो उनमें से एक पुरानी जैकेट पहन लेता है। जंगल में वो पहली बार हिरणों को देखता है। उनकी मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उन्हें बेरी खिलाता है और फिर खुद भी खाने लगता है। अचानक गोली की आवाज गूंजती है और एक हिरण वहीं गिरकर मर जाता है। क्रीचर मुड़कर देखता है। दो शिकारी बंदूक लिए खड़े होते हैं। उसे देखकर वो डर जाते हैं और उस पर भी गोली चला देते हैं। गोलियां उसके शरीर को छेद देती हैं। खून निकलता है लेकिन वो मरता नहीं। वो जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाता है। काफी देर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा खेत दिखाई देता है। वो वहां की झोपड़ी में छिप जाता है और चूहों को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह शिकारी लौटते हैं और अपने परिवार को बताते हैं कि उन्होंने जंगल में एक राक्षस देखा है। उसी घर में एक बूढ़ा अंधा आदमी और एक छोटी बच्ची रहते होते हैं। क्रीचर दीवार की दरारों से उन्हें देखता है और महसूस करता है कि वो लोग कितने प्यार और कोमलता से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बूढ़ा आदमी बच्ची को पढ़ना सिखा रहा होता है। क्रीचर दीवार के पीछे से सुन सुनकर बोलना सीख जाता है। हर दिन उसके दिल में एक चाह बढ़ती जाती है कि काश वो भी इस परिवार का हिस्सा होता। वो उनकी मदद करने लगता है। कभी बाहर लकड़ियां छोड़ जाता है, कभी टूटी बाट ठीक कर देता है। बूढ़ा आदमी इसे जंगल की आत्माओं का काम मानता है और क्रीचर मुस्कुराकर उनकी दी हुई भेंटें अपने पास रख लेता है। एक दिन भेड़ियों का झुंड खेत पर हमला कर देता है
और भेड़ों को फाड़ने लगता है। क्रीचर देखता है कि शिकारी कैसे हिम्मत से उन्हें गोली मारते हैं। तभी वो समझता है कि हर हिंसा नफरत से नहीं होती, कभी कभी किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो अलग होता है। कुछ समय बाद परिवार सर्दियों के लिए कहीं और चला जाता है और बूढ़ा आदमी अकेला रह जाता है। क्रीचर पहली बार झोपड़ी के अंदर आता है। बूढ़ा उसे एक राहगीर समझकर बैठने को कहता है। जब क्रीचर से गलती से एक बोतल गिर जाती है तो वो डर जाता है और सजा की उम्मीद करता है, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है कि वही उसकी मदद करता रहा है। वो उसे दोस्त कहकर गले लगा लेता है। कई दिनों तक दोनों साथ रहते हैं। क्रीचर उसके साथ चलता है, किताबें पढ़ता है और अपनी यादें साझा करता है। वो बताता है कि उसे अपने अतीत का कुछ याद नहीं, बस कभी कभी एक आदमी और एक नाम विक्टर सपनों में आता है। बूढ़ा कहता है कि उन सपनों के पीछे जाओ, वही तुम्हारा सच है। क्रीचर सच की तलाश में निकलता है और आखिरकार टूटे हुए किले के मलबे में विक्टर की पुरानी नोटबुक और हेनरिक की तस्वीरें पाता है। एक लिफाफे पर वो विक्टर का पूरा नाम और पता पड़ता है, लेकिन जब वो खेत पर लौटता है तो देखता है कि भेड़िए फिर आ गए हैं। वो अंदर दौड़ता है और इस बार भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है और बाकी भेड़िए डरकर भाग जाते हैं। वो बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है जो बुरी तरह घायल है लेकिन अब भी जिंदा है। क्रीचर कहता है कि उसने जान लिया है कि वो एक राक्षस है। बूढ़ा मुस्कुराकर जवाब देता है कि नहीं, वो उसका दोस्त है। ये कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। उसी वक्त शिकारी लौटते हैं। क्रीचर को देखते ही वो चिल्लाते हैं कि उसी ने बूढ़े को मारा है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं और छुरा भी घोंपते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता, बस जमीन पर गिर जाता है। डर के मारे शिकारी पीछे हट जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। कुछ घंटों बाद क्रीचर की चोटें अपने आप भर जाती हैं। वो उठकर सोचता है कि अगर वो कभी मर ही नहीं सकता तो उसे अपने जैसा कोई साथी चाहिए। उधर विक्टर अपनी टांग खो चुका होता है और अब नकली टांग के सहारे चलता है। हर रात उसे वही डार्क एंजल सपनों में दिखाई देती है जो उसके अपराध बोध को और गहरा कर देती है। विलियम की शादी की रात विक्टर एलिजाबेथ को बधाई देने आता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे देखते ही गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। उसके हाथ में अब भी क्रिएचर का दिया हुआ वो पत्ता होता है। विक्टर चुपचाप अपने कमरे में लौटता है और देखता है कि बालकनी का दरवाजा खुला है। जैसे ही वो मुड़ता है अंधेरे से क्रीचर बाहर आता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए एक साथी बनाए। विक्टर डर और गुस्से में इनकार कर देता है और कहता है कि वो फिर से कोई राक्षस नहीं बनाएगा। ये सुनते ही क्रीचर बेकाबू हो जाता है। वो विक्टर को कमरे में इधर उधर पटक देता है और हर चीज तोड़ देता है। शोर सुनकर एलिजाबेथ दौड़ती हुई आती है। क्रीचर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर बंदूक उठाता है और गोली चला देता है, लेकिन गोली क्रीचर की जगह एलिजाबेथ को लग जाती है। हंगामा मच जाता है और विलियम समेत बाकी मेहमान कमरे में आ जाते हैं। विक्टर चिल्लाकर सबको यकीन दिलाता है कि एलिजाबेथ को क्रीचर ने मारा है। सब मिलकर क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहद ताकतवर होता है और सबको घायल कर देता है। मरती हुई एलिजाबेथ क्रीचर की आंखों में देखकर कहती है कि उसे अपने साथ ले चले। क्रीचर उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। डर के मारे सारे मेहमान रास्ता छोड़ देते हैं। विक्टर विलियम के पास पहुंचता है, जो आखिरी सांसों में कहता है कि असली राक्षस विक्टर ही है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। पास की एक गुफा में क्रीचर एलिजाबेथ को जमीन पर लिटाता है। वो कहती है कि उसे कभी इस दुनिया में अपनी जगह नहीं मिली, लेकिन अब उसे वो जगह मिल गई है उसके साथ। ये कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। क्रीचर पूरी तरह टूट जाता है, जोर जोर से रोता और चिल्लाता है। कुछ देर बाद विक्टर वहां पहुंचता है। क्रीचर उसे दीवार से दे मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। वो चिल्लाकर कहता है कि विक्टर उसे मार दे और उसी कहानी को खत्म कर दे जिसे उसने शुरू किया था, और फिर वहां से भाग जाता है। विक्टर बदले की आग में जलता हुआ उसका पीछा करता है। ये पीछा हफ्तों तक चलता है और दोनों उत्तर ध्रुव तक पहुंच जाते हैं। विक्टर वहां गोला बारूद और डायनामाइट खरीदता है। बर्फ पर तंबू लगाकर क्रीचर का इंतजार करता है। जैसे ही क्रीचर अंदर आता है, विक्टर उसकी हथेली में गोली मार देता है। क्रीचर पीछे हटता है, लेकिन अचानक पीछे से हमला कर विक्टर को बाहर घसीट लेता है। तंबू में रखी लैंप गिर जाती है और आग लग जाती है।
क्रीचर विक्टर की नकली टांग तोड़ देता है। जब विक्टर छुरा चलाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां भी कुचल देता है। फिर वही छुरा उठाकर वो विक्टर के कंधे में घोंप देता है। विक्टर के बैग में उसे डायनामाइट मिल जाता है। वो कहता है कि शायद यही अब उन दोनों को मुक्त करेगा। वो विक्टर को मजबूर करता है कि वो उसे आग लगा दे और फिर उसे भागने देता है, लेकिन विक्टर भाग नहीं पाता। जोरदार धमाका होता है और विक्टर बर्फ की ढलान पर लुढ़कता चला जाता है। क्रीचर अब भी जिंदा रहता है। तभी एक जहाज की टीम उन्हें ढूंढ लेती है। वर्तमान में विक्टर क्रीचर का हाथ थामकर उससे माफी मांगता है और उसे अपना बेटा कहता है। क्रीचर रोती हुई आवाज में उसे माफ कर देता है और उसे पिता कहकर पुकारता है। विक्टर मुस्कुराते हुए आखिरी सांस लेता है। क्रीचर झुककर उसके माथे पर चुंबन देता है। एंडरसन अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा करता है और क्रीचर को जाने देता है। शुक्रिया अदा करते हुए क्रीचर जहाज को बर्फ से धकेलकर आजाद कर देता है। जब जहाज दूर निकल जाता है तो क्रीचर ठंडी हवा में खड़ा होकर सूरज को निहारता है, ठीक वैसे ही जैसे विक्टर ने कभी उसे सिखाया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।